हमारी स्टडी बेस कर रही है माइकल अलेक्जेंडर की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, और हमने स्टार्ट किया था कल पार्ट 1 मिडीवल, और जिसमें हमने सब पार्ट उसका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर टू 1100 जी हमने कल कवर किया, और इसमें हमने 7 इसका पहला हिस्सा कवर किया, बल्कि पढ़ना स्टार्ट ही किया है हमने। कल हमने पॉलिटिकली देखा कि ये जो इंग्लिश पीपल हैं ये कहाँ से आए, ये लोग हमने जाना कि ये ख़ास तौर पे हमने साथ एक पोइम भी देखी बेओवल्फ, जिससे अब तक आप खासी जानकारी अब आपको हो चुकी है बेओवल्फ की। तो हमने उस पोइम के ज़रिए भी देखा कि जो इनके एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हैं, जो इंग्लिश रेस है, एंग्लो सैक्सन पीरियड भी इसी वजह से इनको कहा जाता है, क्योंकि 2 ट्राइब एंगल्स और सैक्सन जो हैं ये बेसिकली जर्मैनिक हम इनको ट्राइब कहते हैं। या बेओवुल्फ पोएम में जाएं तो हमें पता चलता है कि इनके जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप हैं वो गीट्स, डेन्स और जर्मनी के इलाके से बनते हैं। तो ये लोग वहाँ से समंदर क्रॉस करके इन्होंने ये जो इलाका ब्रिटेन कहलाता था, और यहाँ पे जो उससे पहले जो लोग रहते थे अंग्रेज़ों से पहले लंदन में या इन इलाकों पे, इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब एरियाज में जो पहले लोग रहते थे उनको सेल्ट्स आप कह लें, कलेक्टिवली आप उन्हें सेल्ट्स कह सकते हैं, ब्रिटन्स कह सकते हैं। तो उनके ऊपर भी उससे पहले 2nd सेंचुरी में, यानी हमें इससे भी पीछे जाए अंग्रेजों के आने से पहले, तो ब्रिटेन के ऊपर सबसे पहला ऑक्यूपेशन जो है वो किया था रोमन एम्पायर ने 2nd सेंचुरी में। इन 2nd सेंचुरी Roman Empire occupied the land, the area called Britain. And after 3 to 4 centuries after that, they left that land. Or after that, Angles and Saxons and Jutes, मैं आपको साथ साथ ये दिखाता हूँ, ये तीनों, ये भी देखें, मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री को समझने के लिए। You can see at your mobile screen or your laptop screen, this map is visible to you. This area is called Danes, जहाँ पे पोएम सेट है, ये पोएम की ये सेटिंग है डेन्स और गीट्स, बेओवुल्फ की। तो ये देखें, ये स्वीडन का इलाका है जिसके रहने वाले यहाँ पे जो लोग रहते थे इनको गीट्स कहते थे, ये जूट्स हैं, और यहाँ पे आप देखें तो ये एंगल्स और सैक्सन्स हैं। तो ये इन्हीं की जनरेशन है जो बाद में यहाँ पे मूव हुई होगी, एंगल्स और सैक्सन बने हैं, और फिर ये यहाँ से माइग्रेट करते हैं 5वीं और 6ठी और 7वीं सेंचुरी। ये 2-3 सदियां जो है ना ये वॉर चलती रही, और इन्होंने फिर इस इलाके पे कब्जा कर लिया जिसे ब्रिटेन कहा जाता है। और यहाँ पे, और इस जगह को बाद में एंग्लो सैक्सन लैंड भी कहा गया, और फिर इस पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। और ये मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी मुख्तलिफ इंग्लिश है, इस वजह से हम सम टाइम कुछ हिस्टोरियन उसे एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज भी कहते हैं उसको। अब एंग्लो सैक्सन जो कि पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल थे, और इनमें फिर जो एंगल्स थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए ग्रेजुअली, तो फिर उनके नाम से ये इलाका पहचाना जाने लगा। ये जो एरिया था ये फिर एंगल लैंड कहलाया, और इंग्लैंड इस तरह नाम वजूद में आता है। और हमें बेओवुल्फ से ये भी पता चलता है कि मजहबी लिहाज से ये लोग पैगन थे, हीथन थे, और ये क्रिश्चियन नहीं थे। इसलिए बेओवुल्फ को हम प्री क्रिश्चियन पोएम कहते हैं, प्री क्रिश्चियन ईरा से बिलोंग करती है। जब इनके 4 फादर्स अंग्रेजों के यहाँ पे आते हैं तो उनके बारे में हमें वो पोएम बताती है। So Romans from as early as 2nd century occupied the Britain, and Roman left Britain after 4 centuries of occupation early in the 5th century, and later in that century the Angles and Saxons took over the lion's share of the island of the Britain. By 700
they had occupied the parts of the Great Britain which the Romans had made part of their empire. This part later became known as Anglaland, the land of the Angles, and its language was to become English. अब इन सारे कबीलों ने जो जूट्स थे, गीट्स थे, एंगल्स, सैक्सन्स, इनके मिलने से ये जो बेसिकली तो इनकी किसी हद तक आप कहने कि एक जर्मन लैंग्वेज थी, तो इंग्लिश को हम कह सकते हैं जो ओरल पार्ट ऑफ द इंग्लिश है वो जर्मन लैंग्वेज की डिसेंडेंट लैंग्वेज है, और यू कैन से दैट इन अदर वर्ड्स इंग्लिश इज द डॉटर ऑफ जर्मन लैंग्वेज. और फिर क्या हुआ? इट इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड, स्पेशली आउटसाइड ब्रिटेन, दैट द ब्रिटेन एंड इंग्लैंड आर नॉट द सेम थिंग. ये भी हमने कल डिस्कस किया कि ब्रिटेन और इंग्लैंड सेम थिंग नहीं है. जैसे कि शेक्सपियर के किंग लियर में जब शेक्सपियर बताता है कि किंग लियर जो है वो इंग्लैंड का किंग नहीं बल्कि ब्रिटेन का किंग है, तो इसका मतलब पूरे आइलैंड की बात की जा रही होती है. यहां तक हमने कल किया था, दैट वाज ओनली अ रिव्यू. और हमने ये भी जाना कि लिटरेचर को माइकल अलेक्जेंडर समझता है कि रिटर्न ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसके सेफ रहने का भी इशू है कि जो चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, उस ज़माने का लिटरेचर हमारे तक बहुत कम पहुंचा है. उसकी एक वजह यह है कि वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ख़ास तौर पे बहुत ही स्टार्ट के अंदर ओरल ट्रेडिशन होता था. एंग्लो सैक्सन जो ट्राइब्स हैं, दे वर, you can say, the illiterate. They were, especially they can't read, they can't read and write. So that was the oral tradition. There were poets who composed poetry. For example, Beowulf like poems were definitely, surely were. ये इंग्लिश रेस जो है इसका ओरिजिन क्या है? तो हमने देखा कि एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स हैं और इंग्लिश का ओरिजिन भी जर्मन लैंग्वेज है, क्योंकि ये जर्मन कबीले थे, ट्राइब्स थे, जो 5वीं और 6वीं सदी के अंदर इन्होंने ब्रिटेन पे आके कब्जा कर लिया. और मकामी जो आबादी थी, अगर आप पूछे कि वो कहाँ गई, तो इनको इन्होंने नॉर्थ में और वेस्ट में धकेल दिया. और जो मेन लैंड था, जो खासतौर पे ईस्टर्न पार्ट था, जो इस वक्त लंदन और इंग्लैंड है, इस पर इन्होंने ऑक्यूपेशन कर लिया. एंड the people eventually called the English were once separate people. एक ज़माने में ये जो जिनको आज हम इंग्लिश कहते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया पे भी कब्जा किए रखा है, ये ताज बरतानिया जो था, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, तो ये एक ज़माने में अलग अलग कबीले थे, एंगल्स, सैक्सन, जूट्स. खासतौर पे अगर हम बुक देखें, सेंट बेड ने जो बुक लिखी है लैटिन में, हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एग्लोरम, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, रिटन बाय सेंट बेड. तो ये हिस्ट्री की बुक है जो इंग्लिश लोगों के बारे में सबसे पहली हिस्ट्री की किताब लिखी गई, बट दैट वाज नॉट रिटन इन इंग्लिश. द सेल्टिक ब्रिटेन्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वेंट वेस्ट टू कॉर्नवॉल एंड वेल्स. The new master of the Britain spoke a Germanic language in which Wales is a word for foreigners. जिन एरिया में उन्होंने इनको धकेल दिया था, उन इलाकों को इन्होंने वेल्स का नाम आज भी मौजूद है, और एक्चुअली इसका मतलब होता है फॉरेनर्स. English was first written about the year 600 when King Ethelred of Kent was persuaded by the Saint Augustine of Canterbury that he needed a written law code. It was written with the Roman alphabet. तो सबसे पहले इंग्लिश जो लिखी गई, ठीक है, इससे पहले इंग्लिश लिखी नहीं जाती थी. न्यू लैंग्वेज जो डेवलप हुई, ये जो जर्मन के कबाइल्स थे, ये जो इनके मिक्सअप होने से भी जो न्यू एक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, वो लिखी नहीं जाती थी. और वैसे भी वो ओरल ट्रेडिशन था, लिखना पढ़ना उन्हें नहीं आता था. तो इस जर्मन लैंग्वेज को, एक जो जर्मन डायलेक्ट था, इसको पहली बार लिखा गया रोमन अल्फाबेट में. इसलिए आज भी जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ये रोमन अल्फाबेट्स हैं.
और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये जर्मन लैंग्वेजेस में से ड्राइव हुई है। सो इंग्लिश इज द डॉटर लैंग्वेज ऑफ द जर्मन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द इंग्लिश इज द, जिसे हम कहेंगे रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन अल्फाबेट यूज हुए थे। कुछ टर्म्स, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड में देखेंगे ओल्ड पीरियड के साथ, वो है कि ओल्ड इंग्लिश का क्या मतलब है एज फार एज लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न। हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट स्पीक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो है ये लिंग्विस्टिक्स वाले इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ओल्ड इंग्लिश टाइम पे जो ओल्ड, ये जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स हैं, ये जो लैंग्वेज बोलते थे अप टू 1100, 450 टू 1100 इसको लेबल करते हैं हम ओल्ड इंग्लिश के साथ। और मिडिल इंग्लिश ME हम कहेंगे 1100 के बाद से 1500 तक, ठीक है, 1500 तक हम कहेंगे कि ये मिडिल इंग्लिश है। उसके बाद जो है मॉडर्न इंग्लिश हम किसे कहेंगे आफ्टर 1500, आफ्टर 1500 जो है उसको हम कहते हैं सारी मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो ओल्ड पीरियड को पढ़े या मिडिल इंग्लिश में देखें या ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो एक और ऑथर हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस हमें इंग्लिश लिटरेचर पे नज़र आता है। इवन बेओवुल्फ जो सबसे पहली पोएम कंसिडर की जाती है उसके ऊपर भी हमें इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। इसको होमर। तो एक टास्क आप साथ साथ देख लें, वो है कि होमर की जो पोएम है वो आपने थोड़ी पढ़नी है, थोड़ा उसके बारे में जानना है, और वो इलियड और ओडेसी है। सो होमर कौन थे? 8th सेंचुरी BC में ग्रीक पोएट हैं। कहा जाता है कि वो ब्लाइंड थे और उन्हें उनके बारे में काफी मिथ्स हैं, तो ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है अबाउट होमर। बट एक बात पक्की है, ही वाज ऑथर ऑफ द 2 मैग्निफिसेंट वर्स एपिक्स, 2 एपिक्स जिन्होंने आने वाली जितनी भी एपिक्स लिखी गई उसके बाद खास तौर पे वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर और उस स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो किया गया, उन एपिक के उस स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो किया गया। तो ये दो एपिक हैं, ये आपको जाननी चाहिए और बहुत जरूरी है कि आप इनकी स्टोरी से वाकिफ हो और कैरेक्टर से। स्टोरीज और कैरेक्टर्स ये दोनों आपको जानना पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि ये आल्दो ग्रीक लिटरेचर है, बट इसका जो असर है इंग्लिश लिटरेचर पे वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा डीप है। इलियड, ये जो पोएम आपके सामने ये नजर आ रही होगी, द इलियड, इसलिए बोल्ड भी कर देता हूं, अबाउट द सीज ऑफ द ट्रॉय एंड द एंगर ऑफ द एक्किलीज। इलियड में जो हीरो हैं वो एक्किलीज हैं, एक्किलीज। और दिस स्टोरी इज अबाउट द सीज ऑफ द ट्रॉय बाय द ग्रीक्स एंड द सब्सिक्वेंट फॉल ऑफ द ट्रॉय। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट एपिक है वो है द ओडेसी। The Odyssey about the adventures of the Odysseus, and he makes his way home from Troy to Ithaca. तो उसका ये जो वापसी का सफर है उस लड़ाई के बाद, तो ये कंटिन्यूएशन है बेसिकली। तो एक ही स्टोरी है जिसके 2 हिस्से हैं। एक में जब ग्रीक जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए ट्रॉय 1000 शिप्स लेकर, और फिर ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर दूसरी कहानी द ओडेसी जो है ये वापसी का सफर है, जब ग्रीक वहां से वापस आते हैं। और स्पेशली इसमें जो सेंट्रल हीरो हैं वो है ओडेसियस, ठीक है। तो ओडेसियस की ये जो वापसी की जर्नी है उसके अपने घर, अपने आइलैंड इथाका की तरफ। तो ये दोनों स्टोरीज आप इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इलियड पर एक आसान चीज आपको ये बता सकता हूँ कि इस पर एक मूवी हॉलीवुड ने बनाई है, ट्रॉय। अगर आप ट्रॉय मूवी देखें तो फिर आपको वो ट्रॉय मूवी जो है सारी की सारी इलियड की स्टोरी पर बेस कर रही है, बिल्कुल 100%। तो अगर आप वो मूवी देख लेंगे तो वहां पे एक्किलीज आपको नजर आ जाएगा, एगमेम्नन नजर आएंगे, हेक्टर नजर आएगा, कैसे एक्किलीज
हेक्टर को मारता है और फिर उसकी ह्यूमिलिएशन कैसे करता है और कैसे ट्रॉय डिस्ट्रॉय होता है, सारा उसके अंदर सीन्स मौजूद हैं। वो मूवी देख के आपको ट्रॉय का पता चल जाएगा। और देसी मूवी भी शायद होगी, लेकिन ये मैंने देखी नहीं है। अगर आप ये भी अवेलेबल हो जाए तो आप इसको देख लें और थोड़ा इंटरनेट प्रोब करके। तो ये आपका टास्क है, अभी ये नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है। आपने इन दोनों कहानियों को समझना है, दोनों की स्टोरीज और कैरेक्टर्स। तीसरी इंपॉर्टेंट यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुई है यूजफुल इंफॉर्मेशन में हम देख रहे हैं, रून्स क्या है या रूनिक स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं, अ जर्मैनिक अल्फाबेटिक सीक्रेट राइटिंग। रूनिक लेटर्स हैव स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर इजियर टू कट। तो ये एक लिखने का तरीका है जो कि पुरानी जर्मन लैंग्वेज में, जो एंग्लो सैक्सन की असल जबान है, उसमें उनके जो बहुत कुछ लोग ऐसे थे जो लिख सकते थे, और वो जो स्क्रिप्ट यूज करते थे उन्हें हम रूनिक स्क्रिप्ट कहते हैं। ऑब्वियसली वो बाद में रिप्लेस हो गया, ज्यादा लोग वो नहीं जानते थे। वो कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट से कुछ चीजें मिली हैं जिनमें वो स्क्रिप्ट मिला है, तो पता चला है कि एक रूनिक स्क्रिप्ट भी था, जिसे ज्यादातर लोगों ने तो भुला दिया था। और यही वजह है कि इन्होंने बाद में रोमन स्क्रिप्ट यूज किया इंग्लिश लिखने के लिए। So the people to be called the English lived in a mosaic of small tribal kingdoms which gradually amalgamated. Obviously पहले दिन ही तो इंग्लैंड नहीं बन गया होगा या फिर ग्रेट ब्रिटेन नहीं बना होगा, और फिर ये एंग्लो सैक्सन रेस जिनके बारे में हम ओरिजिन को पढ़ रहे हैं या हमें बेओवर्फ से भी पता चलता है, इनकी अहमियत इंग्लिश लिटरेचर के अलावा पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अलावा हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन्होंने, एंग्लो सैक्सन रेस ने पूरी दुनिया पे रूल किया है, बाद में बहुत बड़ी अंपायर बनाई। ब्रिटिश अंपायर कहा जाता है इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अंपायर थी जो इन्हीं लोगों ने बनाई। तो ये लोग एकदम तो इकट्ठे नहीं हो गए थे, छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, इन्होंने इलाके बांट रखे थे। द थ्रेट ऑफ द डैनिश कॉन्क्वेस्ट बिगन टू यूनिफाई नेशन अंडर किंग एल्फ्रेड ऑफ वेसेक्स। 899 की बात होगी राउंड अबाउट, जब ये इकट्ठे हुए, जब इन्होंने डैनिश जो टेरिटरी थी उनसे लगातार हमलों की खतरे की वजह से ये लोग एक हुए। अंडर हिज सक्सेसर्स एंगलसिन द इंग्लिश पीपल एंड देयर टेरिटरी, एक और नाम भी इनके लिए पुराना इस्तेमाल होता है, एंगलसिन। तो ये वजूद में आया, बिकेम एंग्लालैंड आर द लैंड ऑफ द इंग्लैंड एंड फाइनली इंग्लैंड। तो ये ओरिजिनल है, एंग्लालैंड बना एंग्लसिन से एंग्लालैंड। और फिर so English literature, which had flourished for 4 centuries, was dethroned at the Norman conquest in 1066. इस पीरियड का जो खात्मा है ना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, वो एक जंग की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था विच हैपेंड इन 1066। हुआ ये कि फ्रांस के एक ड्यूक हैं, नॉर्मन इलाका है जो फ्रांस का ऊपर, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। तो उन्होंने, जो नॉर्मन नस्ल है, जो फ्रेंच है बेसिकली, इन्होंने विलियम को शिकस्त दे दी, और जिसके नतीजे में 1066 में जो है वो ना सिर्फ पीरियड ये खत्म हो गया, बल्कि इंग्लैंड जो है वो फ्रांस के अंडर चला गया। आफ्टर 1066 द इंग्लिश रोट इन लैटिन। So what happened after 1066? The English wrote in Latin as they had done before the conquest, but now also in French. तो उससे पहले तो इंग्लिश और जो मजहबी जबान थी वो लैटिन थी, और आम लोगों की जबान इंग्लिश थी। लेकिन 1066 के बाद जो है वो एक नई जबान का इन्फ्लुएंस आ गया उनके तौर पर, वो था फ्रेंच। लेकिन ये हम मिडिल इंग्लिश में 1066 के बाद का जो टाइम है वो ओल्ड इंग्लिश का नहीं बल्कि मिडिल इंग्लिश का टाइम है। Old English literature is a part of the English literature and some of it deserved discussion here on literary merit. Beside merit, it needed luck. तो माइकल अलेक्जेंडर लिखते हैं कि सिर्फ मेरिट एक वजह है कि हम ओल्ड लिटरेचर से हमने सिलेक्शन की है, लेकिन एक और वजह भी है और वो है लक। लक क्यों? टू बी कमिटेड टू राइटिंग
एंड टू सर्वाइव। प्रॉब्लम ये हुआ कि ओल्ड इंग्लिश जो कि ओरल ट्रेडिशन था प्रीवियसली, और एंग्लो सैक्सन रेस के जो पोइट्स थे, पुराने पोइट्स, वो लिखा नहीं करते थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि पुरानी पोएम में हमारे पास जो मेंशन हुई है पोएम, वो सिर्फ एक ही एपिक हमें मिलती है, बेओवुल्फ, वो क्योंकि बाद में लिखी गई। और उसके अलावा अगर कोई पोएट थे भी और उन्होंने अच्छी पोइट्री की भी होगी, लेकिन उन्हें जो कि लिखा नहीं था, इसलिए हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर सके। The Angles and Saxons and the Jutes were illiterate. Their orally composed verses were not written unless they formed part of runic inscription. हाँ, उनमें से जो इन कबाइल के रूनिक इंस्क्रिप्शन में जो चीजें थी वो तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन बाकी नहीं हमारे पास डाटा सेव है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में जो अर्ली पीरियड था उसमें इंग्लिश के जो पोइट्स थे, अगर थे भी एंग्लो सैक्सन पोइट्स, डेफिनेटली रहे होंगे। बेओवुल्फ उसका सबूत है कि बहुत अच्छे शायर मौजूद रहे होंगे उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने जो कि उसे लिखा नहीं था, इसलिए उनका डाटा सरवाइव नहीं कर सका। हाँ, उनमें से कुछ पोएम्स पुरानी मिली हैं जो रूनिक स्क्रिप्ट यानी जर्मन स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो ये एक और मैप आपके सामने है, जिसमें बाद में बनने वाली ये जो इलाका आपके सामने नजर आ रहा है, हम देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ हिस्सों में शुरू में ये डिवाइडेड थी। अगर हम ओरिजिन में जाएं, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में या लिटरेचर के ओरिजिन में जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो हमें ओरल ट्रेडिशन मिलेगा, कन्वर्सेशंस मिलेंगी। ओरल पोइट्री वाज एन आर्ट विच हैड इवॉल्व्ड ओवर जनरेशंस। वो ज्यादा मुश्किल भी होता था कि एक पोएम, और पोइट्री ही होती थी, प्रोज फॉर्म में बड़े बड़े नॉवल उस जमाने में ज़ाहिर नहीं लिखे जा सकते थे, क्योंकि याद करके ही अगली नस्ल तक ट्रांसफर करना होता था, और याद वही चीज होती है जिसमें राइम और रिदम हो और एक नैरेटिव हो। मोस्टली दे डील विद द सेट ऑफ द हेरोइक एंड द नैरेटिव थीम्स इन द कॉमन मैट्रिकल फॉर्म। एक मीटर होता था, नैरेटिव थीम होता था, और हेरोइक स्टोरीज होती थी, हमेशा हीरोज के बारे में स्टोरीज लिखी जाती थी। इन इट्स हेरोइक प्री ऑक्यूपेशन, द फर्स्ट इंग्लिश पोइट्री रिजेंबल्स होमरिक पोइट्री। हमें उस पर होमर का बड़ा वाज़ेह असर नजर आता है ओल्ड इंग्लिश के, चाहे पोइट पुराने से पुराने पोइट ही क्यों ना। इससे हमें पता चलता है कि जो ग्रीक लिटरेचर था, किसी न किसी तरीके से ओरली इलियड और ओडेसी जो पोएम है वो पूरे यूरोप में फैल गई थी, और उन्हीं के जेर असर इंग्लिश के पुराने पोइट्स ने पोइट्री की। बेट्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल मेक्स इट क्लियर, कि वही पुरानी बुक है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सारी, उसमें लिखा है दैट द इवेंजलिस्ट सेंट बाय द पोप ग्रीगरी इन 597 टू ब्रिंग द गॉस्पेल, यानी गुड न्यूज और गॉड स्पेल। एक्चुअली ये वर्ड गॉड स्पेल है जो बाद में गॉस्पेल बन गया, और इसका लफ्जी मतलब है गुड स्पेल कह लें आप, यानी अच्छी खबर। टू द एंगल्स, तो पोप ग्रीगरी जो उस वक्त पोप थे यूरोप के, तो उन्होंने इन लोगों को ईसाई बनाने के लिए, तो पहले मैंने जैसे बताया 597 से पहले ये ईसाई नहीं थे, ये पैगन थे, हीथन थे, इसलिए इनकी पोइट्री भी पैगन पोइट्री है। और रूनिक स्क्रिप्ट में जितनी भी तकरीबन पोइट्री मिली है वो पैगन टच हमें उसमें नजर आता है। जैसे कि बेओवुल्फ में हमें कोई क्रिश्चियन थीम नहीं नजर आता, बेओवुल्फ किसी गॉड के लिए नहीं लड़ रहा, वो अगर फाइट कर रहा है तो अपने लॉर्ड के लिए कर रहा है, अपने बादशाह के लिए लड़ रहा है या ऑनर के लिए लड़ रहा है। फेम, ऑनर और लॉयल्टी, इसी बात पे हीरोइज्म होता था। तो इसमें हमें कोई रिलीजियस डिवोशन, क्राइस्ट के लिए बात करता, कोई गॉड के लिए लड़ाई लड़ता हीरो नजर नहीं आता पुरानी से पुरानी पोइट्री में जब हम जाएंगे। इस बात को देखते हुए पोप ग्रीगरी, उस वक्त पोप थे ग्रीगरी 597 में, उन्होंने इवेंजलिस्ट यानी मिशनरी भेजे, ईसाई भेजे, ताकि इंग्लैंड के इन एंग्लो सैक्सन ट्राइब के लोगों को ईसाई किया जाए। ओके, उन्होंने क्या किया, एट नॉर्थम्बिया स्पेशली बेनेडिक्ट जो एक प्रीस्ट हैं, बिल्ट मोनास्ट्रीज
furnishing them with the magnificent library which made Bade's learning possible. उन्होंने वहां पे लोगों को ईसाई किया, लोगों को लिखना भी सिखाया। इन्हीं इवेंजलिस्ट ने, इन्हीं मिशनरीज ने ना सिर्फ इंग्लिश लोगों को ईसाई बनाया, बल्कि उनकी ज़बान पहले लिखी नहीं जाती थी, उनको रोमन अल्फ़ाबेट भी दिए, उनको लिखना सिखाया। तो जब उन्होंने लिखना सिखाना था तो वो तो लैटिन जानते थे, लैटिन ज़बान पर उनको महारत थी, यानी रोमन अल्फ़ाबेट जानते थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश लिखने का जो तरीका है वो रोमन अल्फ़ाबेट पे डाला। और जगह जगह मोनास्ट्रीज बनी। मोनास्ट्री वो होती है जहाँ पे मंक्स रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। तो इससे लाइब्रेरीज बनी, किताबों का एक सिलसिला शुरू हुआ और अंग्रेज़ों ने पहली बार लिखना भी सीखा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सबसे पहले जो चीज़ लिखी गई है वो लॉ कोड था। जब उन्होंने लिखना सीखा तो निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए लॉ कोड। तो अभी हम देख रहे थे कि ये इंग्लिश जो रेस थी, देवर heathen, they were pagans, and Pope Gregory sent missionaries and evangelists to make them Christians. So they also not only made them Christians, but also taught them how to write their language. So English was previously not written. So monasteries बनाई गई, libraries बनी, चर्च बने, इंग्लैंड के अंदर बनना शुरू हुए और लोग ईसाई हो गए और उन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट में लिखना भी सीख लिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि पोइट्री स्टार्ट हो गई। पहले पोइट सामने आए जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। तो 3 बड़े नाम आइए आपके सामने नजर आ रहे होंगे, एल्डम, बेड एंड कैडमन। Although Caedmon is the first English poet whose words survive at all, the first known English poet is Eldam। 6 अंदाजा, ये सी जो लिखा होता है ना, सी डॉट, इसका मतलब होता है सर का मीन अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट जब डेट होती है जिसका एग्जैक्ट पता ना हो तो हम सी डॉट लगाते हैं उसके साथ। यानी 640 में कहीं पैदा हुए और 709 में इनकी डेथ हो रही है। एल्डम, सो एल्डम इज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। फर्स्ट इंग्लिश पोएट है, क्रिश्चियन पोएट, स्पेशली क्रिश्चियन ईरा जब स्टार्ट होता है तो जो पहले पोएट है, और क्योंकि उससे पहले तो लिखी नहीं जाती थी, और बेओवुल्फ तो आपको पता है एंग्लो सैक्सन के ब्रिटेन आने से पहले कंपोज हुई थी। वो अगर पहली एपिक है भी तो प्री क्रिश्चियन है, ईरा की है। तो जब ये क्रिश्चियन हो गए तो चर्च के अंडर रहने की वजह से जो मॉन्क बने और लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, तो एल्डम, कैडमन और बेड, ये 3 लोग सामने आए, एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने राइटिंग की, जिन्होंने पोइट्री की। किंग एल्फ्रेड thought Eldam unequaled in any age in his ability to compose poetry in his native tongue। किंग एल्फ्रेड भी तारीफ करते हैं एल्डम की कि बहुत अच्छी पोइट्री वो करते थे और उन जैसा कोई नहीं था। एल्डम्स इंग्लिश वर्स इज लॉस्ट, his surviving Latin writing are exceedingly sophisticated। अनफॉर्चुनेटली एल्डम की जो पोइट्री है जो उन्होंने इंग्लिश में की थी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो वक्त के साथ ज़ाया हो गई। और उसकी एक वजह ये बनी है, और उनका लैटिन, लेकिन उनका लैटिन का जो वर्क है वो सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ ये समझने वाली बात है क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लैटिन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर थी, लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पर्सन थी, और साइन थी स्कॉलरशिप का, इंटेलेक्ट का, अक्लमंदी का। और फिर एक साथ साथ एक और वजह भी थी, वो सेक्रेट लैंग्वेज थी, बिकॉज जो न्यू टेस्टामेंट है दैट वाज रिटन इन लैटिन, बाइबल लैटिन में लिखी गई थी और ये चर्च की जुबान थी। इसी वजह से लैटिन का जो काम होता था उसे तो चर्च सेफ रखता था, चर्च की अपनी लाइब्रेरी थी, वहां चीजें महफूज रहती थी। इसी वजह से एल्डम ने जो कुछ लैटिन में लिखा वो मौजूद है, और उन्होंने जो कुछ इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश को तो बिल्कुल वर्नैकुलर लैंग्वेज थी, आम लोगों की जुबान थी, और इसे लैटिन के बराबर नहीं समझा जाता था, बहुत लोअर लैंग्वेज समझा जाता था, और समझा जाता था कि अक्लमंदी का, फलसफा का, मजहब का कोई भी काम
इंग्लिश में नहीं किया जा सकता। कितनी अजीब बात है कि आज जो है वो सबसे दुनिया की डोमिनेंट लैंग्वेज इस वक्त इंग्लिश बन चुकी है। तो इंग्लिश रेस ने कैसे ये मकाम हासिल किया, यही हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। His younger contemporary Bede wrote that Eldon was most learned in all rest. So it is said that Eldon was the most brilliant author. बेड खुद इनकी तारीफ करते हैं और भी राइटर इनकी तारीफ करते हैं कि सबसे ये पढ़े लिखे शख्स थे, ब्रिलियंट स्टाइल था और रिमार्केबल इन्होंने वर्क किया है, सीक्रेट भी और लिबरल भी. But more care was taken to preserving writing in Latin than in English. Bede's Latin works survive in many copies, 36 complete manuscripts of his prose, Life of Saint Cuthbert, over 100 of his De Naturarum. At the end of his Historica, की जो बुक है Ecclesiastical History जो है, Bede lists his 90 Latin works. Of his English writing in prose and in verse, only 5 lines remains. तो आप यहां से समझ सकते हैं कि कितना ध्यान दिया जाता था, लैटिन लैंग्वेज को कितनी प्रेस्टीज हासिल थी और उसमें लिखी हुई चीजें महफूज रहती थी और चर्च उन्हें महफूज करता था, एफर्ट भी की जाती थी. और इस पे आप अंदाजा लगा लें कि बेड ने 90 वर्क्स 90 किताबें लिखी हैं, 90 वर्क्स तख्लीक किए हैं और उनमें वो तकरीबन मौजूद हैं, लैटिन के उनके 90 वर्क्स मौजूद हैं. लेकिन इंग्लिश में उन्होंने जितना भी काम किया है उनकी सिर्फ ओनली 5 लाइन्स रिमेन, सिर्फ 5 लाइनें इंग्लिश की बेड की लिखी हुई हम तक पहुंची हैं. एल्डम का काम बिल्कुल ही नहीं पहुंचा कि उन्होंने इंग्लिश में क्या लिखा था, सिर्फ हमें तारीफें मिलती हैं उनकी दूसरे ऑथर्स की किताबों में कि वो सबसे पहले सबसे बड़े पोएट थे, और बेड की सिर्फ 5 लाइनें मिलती हैं. तो फिर रिटन वर्क हमें जिनका मिलता है, स्पेशली पहला पोएट जिनका रिटन वर्क हम तक पहुंचता है वो कैडमन है. तो बेड इज द वन ऑफ द 5 अर्ली इंग्लिश पोएट्स हुज नेम्स आर नोन. और हम तक 5 शायरों का जो इनके क्रिश्चियन होने के बाद का जो पीरियड है, जो रिटन वर्क अवेलेबल होता है, तो हमें पता चलता है जो इंग्लिश 5 पोएट्स के नाम हम तक पहुंचते हैं, एल्डम, बेड, कैडमन, अल्फ्रेड एंड साइनवल्फ. तो ये 5 लोग हैं जिनका काम जो है वो इनके नाम से हम तक पहुंचता है. और इन्होंने खास तौर पे साइनवल्फ हु साइंड हिज पोएम बट इज अदरवाइज अननोन. साइनवल्फ ने भी अपनी नज़म जो है, एक क्राइस्ट जो इनकी पोएम है, इन्होंने साइन किया था उसको, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये साइनवल्फ ने लिखी है. तो ये 5 ऑथर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से हमें मिलते हैं, एल्डम, बेड, कैडमन, Alfred and Seinwolf. Oral composition was not meant to be written, क्योंकि उससे पहले अगर कोई पोएट था तो ओरल कंपोजिशन थी और लिखने की तो जरूरत ही नहीं समझते थे एंग्लो सैक्सन्स. एक ट्रेडिशन ही नहीं था और लिखते भी कैसे, उनके पास कोई लिखने का कोई सिस्टम भी नहीं था, यानी अल्फाबेट नहीं अवेलेबल थे. A poem was a social act. और दूसरी बात है कि पोएम को वो समझते थे कि ये लिखने के लिए नहीं होती, इट इज ए ओरल कंपोजिशन एंड इट इज ए सोशल एक्ट, लाइक टेलिंग ए स्टोरी टुडे, नॉट अ थिंग व्हिच बिलोंग टू इट्स परफॉर्मर. Whereas to write Latin was to participate in the lasting conversation of learned Europe. और लैटिन का मतलब था कि आप पूरे यूरोप के इंटेलेक्ट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंटेलेक्ट के अंदर, और कन्वर्सेट कर रहे हैं पूरे इंटेलिजेंसिया के साथ. सो लैटिन वाज ए सीक्रेट लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स. और इंग्लिश में जिन्होंने अगर कोई पोएट्री की थी तो उन्होंने सोचा कि ये तो जस्ट पोएट्री इज ए सोशल एक्ट, तो वो हमने कर दिया, इसको लिखने की क्या जरूरत है. बेड्स वर्क सर्वाइव इन मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस यूरोप एंड इन रशिया. इसकी एग्जांपल आपको बेड के वर्क मिलते हैं, जिन्होंने इनके 90 किताबें 90 वर्क्स जो हैं वो हमें पूरे यूरोप में नजर आते हैं. तो बेड के, और वो किस लिए, क्योंकि उन्होंने इसे लिखा था लैटिन लैंग्वेज के अंदर, एक लिखा था और दूसरा लैटिन लैंग्वेज के अंदर. तो प्रीवियसली इंग्लिश का जो वर्क है वो क्यों हम तक ना पहुंचा, क्योंकि उन्हें लिखा ही नहीं, और दूसरा अगर कोई लिखा भी तो इंग्लिश में लिखा. इंग्लिश जो है जब लिखना भी शुरू हुए तो उसे
वो इज्जत हासिल नहीं थी जो लैटिन लैंग्वेज को थी। द मॉडर्न वे ऑफ डेटिंग ईयर्स एडी, ये जो आज हम देते हैं बीसी और एडी, तो एडी जो है एनो डोमिनाई, एनो डोमिनाई जिसका मतलब होता है द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड, was established if not devised by Bede। बेसिकली ये बेड ने डिवाइस किया था, या हो सकता है उसी ने ही डिवाइस किया हो, या फिर उसने एस्टैब्लिश किया इस प्रैक्टिस को। बेड एम्प्लॉयड दिस सिस्टम इन हिज हिस्ट्री, जो उसने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री वाली बुक लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, बुनियादी किताब है। एक तो अंग्रेजों के बारे में वो पहली किताब है, और दूसरी उसमें इसने एडी एनो डोमिनाई ये लिखने का रिवाज डाला, instead dating of the regional years। His example led to its general adaptation। और इसके इस सिस्टम को फिर बाद के ऑथर ने आज भी जो है, अगर आज हम कहेंगे ना 2020, ये 2020 है, तो हम साथ अगर लिखें तो ये AD लिखेंगे हम। बेड इज द ओनली इंग्लिश राइटर मेंशन्ड बाय दांते। तो बेड ने इतना काम किया कि इटली में दांते ने भी, जो बहुत बड़े पोएट हैं, इटालियन पोएट हैं, उन्होंने भी इनको मेंशन किया अपनी राइटिंग के अंदर। So Cadman was the first to use English oral composition to turn sacred story into verse। The English liked verse। So Cadman जो शायर है, अब उनकी तरफ आते हैं। बेड के साथ हमने एल्डम का काम देखा, हमने बेड की बात की, हम तीसरे पोएट की बात करते हैं कैडमन, जिन्होंने क्या किया है, किस किस्म की स्टोरीज लिखी हैं। He turned the sacred story of the Christ and Mary and all the events of saints, वही मजहबी सारा जो मवाद था, उनको इसने पोइट्री की शक्ल में ढाला, इंग्लिश में कन्वर्ट किया उसने। He sang the creation, Genesis and the Exodus, वो जो सारी स्टोरी है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स कैसी हुई, फिर जेनेसिस की बुक जो है बाइबल के अंदर, एंड एक्सोडस जो चैप्टर है, किस तरह क्रिश्चियनिटी के साथ या जो कुछ भी उनके साथ हुआ, एंड अदर स्टोरीज ऑफ द बिब्लिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इनकारनेशन, द पैशन, द रिजरेक्शन। जॉन मिल्टन न्यू जोनियस एंड read old English, so the author of the Paradise Lost could have read Genesis। तो पैराडाइज लॉस्ट जब लिखी है जॉन मिल्टन ने, आगे चल के हम इनको देखेंगे, तो पता चलता है कि उसने ये जो वर्क हैं क्रिएशन, जेनेसिस, एक्सोडस, ये वाली स्टोरीज से वो काफ़ी हमें मुतासिर नज़र आता है। उसने ये पढ़ रखी थी और इनसे असर लिया था। तो आज ये हमने कुछ पोइट को इंट्रोड्यूस किया है, एल्डम, बेड, कैडमन, एल्फ्रेड एक प्रोज ऑथर है, इनको आगे हम अभी मेंशन करेंगे, और साइनवल्फ की बात होगी। लेकिन हमने एल्डम के बारे में अभी जाना है, बेड के बारे में और कैडमन के बारे में स्पेशली। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको बर्डन ना हो जाए, आपको ये याद भी करनी है चीज़ें। तो अब आपके सवाल की तरफ आएंगे। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज का जो मैंने टास्क दिया है वो भी आप याद रखिएगा, इलियड और ओडेसी, ये दो नज़मों की स्टोरी और करैक्टर आपने पढ़ने और याद करने हैं, और साथ आज का लेक्चर भी नोट करना है।